हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, आपको पता होगा जो यूपी ट्रिपल एस सी 4612 का एग्ज़ाम अपना 3 मई को अपने टाइम पे ही होगा। उसके रिगार्डिंग अभी मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया था। इससे पहले मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो आई एस कोड 456/2000 है, इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया था, जिसमें ओनली 10 मिनट का वीडियो है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सब कवर कर दिया था। और जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया था, जो कमेंट किया था, जो आगे और वीडियो लाने के लिए। तो ये मैं बिल्डिंग मटेरियल का जो टॉपिक है यहाँ पे, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ज़्यादा से नहीं, पूरा बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक आपको मैं ओनली मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है ना, अगर क्वेश्चन अगर बिल्डिंग मटेरियल से आएगा तो आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जो 80 से 90% चांस है जो इसी 15 से 20 मिनट वीडियो में से आपका आ जाएगा। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए ये मैं आपको वीडियो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा एक एक करके बिल्डिंग मटेरियल का। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो रॉक्स की बात करें तो रॉक्स क्या होता है। तो देखिए, रॉक्स क्या होता है, जब भूगर्भिक चट्टानों के अंदर में जब उथल पुथल होता है ना, तो उसके अंदर में जब गर्मी और प्रकाश के कारण जो अपना अर्थ है वो अपना गुण जो है, सो कैरेक्टरिस्टिक गुण खो देता है, जिसके कारण उसके जमीन के अंदर में बहुत सारे कठोर रूप धारण कर लेता है। और वही जो कठोर रूप धारण करता है उसी को हम आपको रॉक या चट्टान कहते हैं। हिंदी में उसको चट्टान कहते हैं। मैं बाइलिंगुअल यूज करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल यूज करूंगा। तो उसे हम रॉक कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें रॉक कितने प्रकार का होता है, तो रॉक आपको मैं बता दूं, जो रॉक की अगर हम बात करें तो ये रॉक आपका टोटल 3 प्रकार का होता है। एक आपका इग्नियस रॉक होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये 3 प्रकार का आपका रॉक होता है। तो मैं आपको इग्नियस रॉक के बारे में बता दूं। जो देखिए, पृथ्वी के अंदर में क्या होता है, जो पिघला हुआ द्रव या मैग्मा होता है, जब ये पूरा गर्म हो जाता है तो उसके अंदर दाब और प्रेशर, पृथ्वी का प्रेशर पड़ता है। तो ये मैग्मा चाहता है जो अंदर से बाहर की ओर निकलने का कोशिश करता है, और जिसके कारण धीरे धीरे ये ठंडा होकर के चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा, अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की हम बात करें, तो जब इग्नियस रॉक जो है, इग्नियस रॉक जब बनता है तो उसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं सब होती है, और उसके फलस्वरूप जो चट्टाने बनता है ना, उसे हम आपको सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे कहते हैं। तीसरी, अगर हम बात करें जो मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, आपका एक इग्नियस हो गया, दूसरा सेडिमेंट्री हो गया, और तीसरा अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की हम बात करें तो देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक वो होता है जो देखिए, जब आपका इग्नियस रॉक चट्टाने या आपका सेडिमेंट्री रॉक ये उच्च दाब और प्रेशर के कारण अपना स्वरूप काया परिवर्तित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे जो रॉक का डिफिनीशन, रॉक क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। अब यहाँ पे हम रॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ये जो क्वार्टरस, माइका, जिप्सम, डोलोमाइट, एम्फीवेल, कैलिसेट, फेल्डफोर, ये आपका क्या है, रॉक रॉक मिनरल्स है। उसके बाद क्या होता है, एक मो स्केल्स होता है। मो स्केल में क्या होता है, तो ये एक मो स्केल्स होता है। मो स्केल्स में क्या करेंगे, जो आप टच करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा जो इसका हार्डनेस कितना रहता है। ठीक है, तो मो स्केल्स पे जैसे पीएच स्केल्स होता है ना, पीएच स्केल्स में आप देखेंगे जो 1 से लेकर के 7 तक क्या होता है, 7 से पहले 0 से लेकर 7 तक एसिड रहता है। उसके बाद 7 पे न्यूट्रल रहता है, और 7 से लेकर के 14 तक आपका वो होता है, बेस रहता है। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे जो इसी तरह से मो स्केल्स होता है। मो स्केल्स पे भी नंबर मेंशन रहता है, आपको जो हार्डनेस उससे चेक किया जाता है, जो उसका हार्डनेस क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मो स्केल्स की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, टीएलसी टाल्स जो और जिप्सम है। टाल्स का आपका 2 मो स्केल्स पे इसकी वैल्यू 2 होता है, जिप्सम का आपका 2 होता है, टाल्स का 1 होता है, कैलिसैट का 3 होता है, फ्लोराइड का 4 होता है, एप्लेट का 5 होता है, फेल्डफोर का 6 होता है, क्वार्टाइज का 7 होता है, और टोपेज का 8 होता है, और कोरंडम का 9 होता है। इसमें आपको सब नहीं याद रखना है, इसमें आपको एक जिप्सम का याद रख लीजिएगा, उसके बाद क्वार्टाइज का याद रखिएगा, कोरंडम का याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इसमें हो सकता है आपका कोई एक ऑप्शन दे दे जो जिप्सम का मो स्केल पे वैल्यू कितना होता है, हार्डनेस वैल्यू कितना होता है, तो ये आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दे देगा जो ट्रैप, जैसे ये ट्रैप है, ट्रैप ऑप्शन दे देगा, या 4 ऑप्शन दे देगा, ट्रैप, डोलराइट और ग्रेनाइट। इसमें से बोलेगा जो कौन इग्नियस रॉक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, जूलॉजिकल क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया था जो 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक।
तो इग्नियस रॉक में आपका कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको, मैं इसका जो डिफिनीशन होता है मैं आपको पहले समझा दिया हूँ। यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो इग्नियस रॉक में क्या क्या आता है। तो इग्नियस रॉक में आपका बेसाल्ट आ जाएगा, ट्रैप आ जाएगा, डोलाराइट आ जाएगा, ग्रेनाइट आ जाएगा, सैगनाइट आ जाएगा और गबरू आ जाएगा। ये सब चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आपका इग्नियस रॉक में आ जाएगा। आपका सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो यहाँ पे सैंड स्टोन आएगा, लाइम स्टोन आएगा, लैटराइन आएगा, डोलोमाइट आएगा, जिप्सम आएगा, सेल आएगा, चौक आएगा और आपका मैग्नीज आएगा। ये आपका सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। जो मेटामॉर्फिक रॉक है तो मेटामॉर्फिक रॉक में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जेनेसिस आ जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में आपका जेनेसिस आ जाएगा, क्वार्टाइज आ जाएगा, मार्बल आ जाएगा, सार्ट्स आ जाएगा और सिस्ट आपका आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल जो है ना अच्छे से याद रख लीजिएगा। हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे आपको, 4 ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा जिनमें से इग्नियस रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा एग्जाम्पल और मेटामॉर्फिक रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से आप जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना, आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ से याद रख सकते हैं। जैसे ट्रैप है, ट्रैप का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना 350 से 380 के बीच में रहेगा। जेनेसिस का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 206 से 370, स्लेट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 75 से 207 और ग्रेनाइट का आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 से 127 के बीच में रहने वाला है। लैंड स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 54 और सैंड स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 64। तो यहाँ से आपका हो सकता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी का क्या रहने वाला, जो आपको स्टोन दे देगा आपका और बोलेगा जो ग्रेनाइट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, तो ये आपको पूछा जाएगा। तो ये चीज यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ से जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद स्टोन से आपको क्या याद रखना है, जो कि जब स्टोन का खुदाई करते हैं तो उसमें से पूछा जाता है जो उसके लिए जो हम एपरेटस यूज करते हैं वो एपरेटस का क्या क्या काम है। एपरेटस से रिलेटेड मैंने जितना भी एपरेटस होता है मैंने एक फोटो क्लिक करके पूरा पिक के साथ उसका क्या काम है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ। तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट में अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे हम बात करें जो जंपर की हम बात करें तो जंपर का काम होता है टू मेक होल करने के लिए आपको जंपर का काम किया जाता है। स्क्रैपिंग स्पून का क्या होता है, जब इसको होल करेंगे तो यहाँ पे जो डस्ट वगैरह रहेगा या आपका स्टोन रहेगा उसको क्लीन करने के लिए आपको स्पून का काम किया जाता है। डीपर का क्या काम किया जाता है, देखिए जंपर का जो काम किया जाता है होल छोटा मोटा होल करने के लिए, लेकिन जब अगर हमें डीप होल करना रहेगा तो डीप होल करने के लिए हमें डीपर का काम करेगा, ठीक है। तो वहां पे हमें डीपर का यूज करना होता है। उसके बाद प्रेमिंग नीडल का उपयोग करते हैं टू मेक स्पेस फॉर फ्यूज। अब मान लीजिए इतना स्पेस है, अगर मुझे इससे ज्यादा स्पेस करना है तो उस कंडीशन में मुझे प्राइमिंग नीडल का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो ज्यादा स्पेस करने के लिए मैं प्राइमिंग नीडल का। उसके बाद टैंपिंग रॉड होता है, टैंपिंग रॉड आपका इसके लिए फॉर टैंपिंग एक्सप्लोजिव मतलब क्या होता है, जब कोई एक्सप्लोजिव सामान रहता है जैसे ब्लास्ट करने के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। तो जब ब्लास्ट करने के लिए हमें उसको जो ठोकने के लिए ना हमें टैंपिंग रॉड का उपयोग किया जाता है। हो सकता है टैंपिंग रॉड का आपका डायमेंशन पूछा जा सकता है, तो टैंपिंग रॉड का डायमेंशन आप याद रख लीजिएगा 600 mm इसका लेंथ रहता है और 16 mm इसका डाया रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रोबार, एक आपका क्रोबार होता है। क्रोबार में आपका उसका रिमूव वेज जो आपका वेज रहता है उसको रिमूव करने के लिए, और वेज का उपयोग किया जाता है आपका फॉर स्प्लिट टू रॉक स्लैब। तो ये जो आपका जो रॉक होता है ना, रॉक को खुदाई करने के लिए ये सब आपका एपरेटस का यूज करना पड़ता है। तो ये एपरेटस का क्या काम है आपको ऑप्शन में देकर के पूछ सकता है। यहाँ से आपको रॉक के बारे में क्या रखना है, जो रॉक का जो हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में हमें कौन कौन सा टेस्ट किस पर्पस के लिए हमें किया जाता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो एब्रेशन टेस्ट किया जाता है इसको किस मशीन से किया जाता है, डॉरी टेस्टिंग मशीन होता है, इससे लिए किया जाता है वियरिंग रेजिस्टेंस के लिए। इसका डिटर्मिनेशन होता है जो इसका वियरिंग रेजिस्टेंस कितना है इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो एट्रेशन टेस्ट होता है ये आपका बाय डोवेल टेस्टिंग मशीन होता है, उसके द्वारा जो हम आपका एट्रेशन टेस्ट करते हैं। एट्रेशन टेस्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि देखा जाता है रॉक में कितना हार्डनेस है, कितना टफनेस है एंड उसका रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस कितना है। उसके बाद आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जिसको शॉर्ट नेम में आपका सीटीएम कहा जा सकता है। उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना वो आपका रॉक का है ये टेस्ट करने के लिए कंप्रेसिव क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। उसके बाद स्मिथ टेस्ट होता है, उसका उपयोग हम सोल्यूबल मिनरल्स और मडी मैटर के लिए करते हैं। एसिड टेस्ट के लिए का उपयोग हम आपका वेदर रेजिस्टेंसी के लिए एसिड टेस्ट का उपयोग करते हैं। दूसरा जो आपका है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, ये उसका ड्यूरेबिलिटी कितना वेदरिंग एजेंसी पे इसे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसीलिए हम इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद आपका हार्डनेस टेस्ट होता है। हार्डनेस टेस्ट के लिए हम हार्डनेस टेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये देखा जाता है जो उसका हार्डनेस कितना है, उस पर लोड पड़ने पे कितना हार्डनेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं टेस्ट है जो उसका लिए रॉक से रिलेटेड है।
अब जितना भी टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग का हम किस लिए पर्पज से करते हैं, उसका क्या यूज होता है, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले डॉरिंग टेस्टिंग टेस्ट। डॉरिंग टेस्टिंग टेस्ट के लिए हम फ्रिक्शन फैक्टर आपको कैसे निकालेंगे, तो 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय 3, इसका डॉरिंग टेस्टिंग मशीन का निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद इसका जो फ्रिक्शन फैक्टर जो आएगा, जो ये फ्रिक्शन फैक्टर आएगा, वो फ्रिक्शन फैक्टर अगर 0 से 14 के बीच में आ रहा है तो ये मेरा जो रॉक है वो आपका सॉफ्ट रॉक है। अगर 14 से 17 के बीच में आ रहा है तो ये आपका मीडियम रॉक है। और अगर 17 से ज़्यादा मेरा अगर फ्रिक्शन फैक्टर आ रहा है, फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है, अगर 17 से ज़्यादा फ्रिक्शन फैक्टर आ रहा है तो ये मेरा हार्ड रॉक है। उसके बाद अगर हम इम्पैक्ट टेस्ट आपका चेक करना चाहेंगे तो सबसे पहले अगर टफनेस क्वांटिटी जो इम्पैक्ट टेस्ट का आएगा, अगर 19 से ज़्यादा आ रहा है ना तो ये वेरी टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। अगर ये 16 से 17 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट टफ है। 16 से अगर नीचे आ रहा है ना तो वो आपका पुअर टफ है, जो कि आपका वर्क से रिलेटेड नहीं है, हम उस पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो एल्ट्रेशन टेस्ट के लिए, तो एल्ट्रेशन टेस्ट की वैल्यू अगर आपका 2% आ रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट वैल्यू, तो ये माना जाएगा जो गुड क्वालिटी टाइप का आपका स्टोन है। अगर 3% आ रहा है तो मीडियम है, और अगर 5% से ज़्यादा आ रहा है तो ये यूजलेस है, हम कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपका रॉक से रिलेटेड था, मैं एक एक करके पूरा रॉक का शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दिया हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ब्रिक में, ठीक है। ब्रिक का क्या है, इसका हम शॉर्ट्स में आपको देखेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रिक का आपका कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल साइज होता है, जो यूजुअल आपका होता है 23 × 11 × 7 होता है, और नॉमिनल साइज इसका कितना होता है 23 × 11.4 × 7.6। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, इसका साइज से 100% क्वेश्चन आप पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर ब्रिक का स्टैंडर्ड एंड मॉडुलर साइज अगर हम देखेंगे तो इस ब्रिक का अगर स्टैंडर्ड साइज जो यूजुअल यूज किया जाता है वो आपका 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है, और अगर नॉमिनल साइज अगर हम देखेंगे तो 20 × 10 × 10 इसका आपका ब्रिक का नॉमिनल साइज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिक का, तो ब्रिक में का जो इंग्रेडिएंट फैक्टर होता है, ब्रिक जब हम बनाते हैं तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो सबसे पहले हम बात करें सिलिका की, हम बात करें तो ब्रिक में अगर सिलिका को देखा जाए तो 50 से लेकर 60% तक सिलिका होता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा, जो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सिलिका, एल्युमिनियम, लाइम और आयरन ऑक्साइड, इसमें से पूछ लिया जाएगा जो ब्रिक का इंग्रेडिएंट मटेरियल में सबसे ज्यादा कौन सा योगदान देता है, तो वहां पे सिलिका का यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं जो सिलिका ही है। उसके बाद एल्यूमिनियम का उपयोग आपका कितना परसेंटेज रहता है, 20 से लेकर के 30% एल्युमिनियम रहता है। अगर हम लाइम की बात करें तो लाइम आपका 2 से 5% के बीच में रहता है। आयरन ऑक्साइड आपका 3 से 5% के बीच में रहता है, और आपका मैग्नीशिया जो आपका रहता है आपका 1 से आपका कम रहता है। अल्कलीज जो आपका रहता है आपका 1 से कम रहता है। तो ये आपका इंग्रेडिएंट था, आप अच्छे से आपका जो इंग्रेडिएंट है ये आपका इंग्रेडिएंट याद रख लीजिएगा। यहाँ से 100% रहता है, जो एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा जो अगर मान लीजिए ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में अगर सिलिका की क्वांटिटी हम ज्यादा कर देंगे तो ब्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या एल्युमिनियम का क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे तो ब्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, जो क्वांटिटी अगर हम ज्यादा कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम सिलिका की बात करेंगे, अगर सिलिका आप का जो ब्रिक बना रहे हैं, जो उसका एक्चुअल क्वांटिटी या इंग्रेडिएंट अभी मैं बताया हूँ, उसमें अगर सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा इम्पैक्ट, इसका जो काम होता है ना, सिलिका का क्या काम होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाना रहता है। लेकिन यही हम अगर जो उसका इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स है उससे ज्यादा अगर हम कर देंगे तो ब्रेटल हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा, ठीक है, इसका लो, जिसके कारण इसका भंगूर होने का क्या कारण है, ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेशन, दोनों में क्या बॉन्डिंग सही नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद हम एल्यूमिना की हम बात करें तो एल्यूमिना क्वांटिटी का क्या काम रहता है, एल्यूमिना ब्रिक्स में अगर हम एल्यूमिना मिला रहे हैं, इसका काम होता है प्लास्टिसिटी को बढ़ाना, प्लास्टिसिटी को मेंटेन रखना। अगर आप ज्यादा एल्यूमिना कर देंगे तो उससे क्या होगा, क्रैक्स में आपका क्रैक आ जाएगा, ब्रिक में आपका क्रैक आ जाएगा, इसीलिए एल्यूमिना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अगर लैम्प की हम बात करें तो लैम्प का क्या रहता है, लैम्प हम ब्रिक में इसीलिए यूज करते हैं, यूज टू फ्लक्स के कारण इसका हम लैम्प का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लैम्प की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो इसमें ये आपका इसका जो साइज होगा वो ज़्यादा जलेगा, उसके बाद इसका जो साइज एंड शेप पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, इसका साइज प्रॉपर नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है सो हम आपका इसका उपयोग लैम्प का उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें जो आयरन ऑक्साइड की हम देखें तो आयरन ऑक्साइड जो है सो ब्रिक्स को कलर करने में, आप देखेंगे जो ब्रिक्स का कलर रेड होता है वो क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। अगर हम ब्रिक्स का क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो डार्क ब्लू कलर का दिखेगा और ब्लैक क्लिस कलर हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम नहीं कर सकते। मैग्नीशिया का क्या काम होता है आपका, येलो कलर एंड इट्स प्रिवेंट श्रिंकेज, ये आपका श्रिंकेज मतलब ये कह सकते हैं जो क्रैक छोटा, एक तो क्रैक होता है ये, इसको हम ब्रिक में बोलेंगे क्रैक, लेकिन एक आपका जो हेयर के टाइप का ऐसे होता है उसको हम श्रिंकेज कहते हैं, मतलब
क्रैक से पहले का जो कंडीशन होता है उसको हम श्रिंकेज कहते हैं। श्रिंकेज ही आगे जाकर के क्या होता है, क्रैक डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो उसके कारण मैग्नीशिया जो रहता है, जो मैग्नीशिया हम ज़्यादा कर देंगे तो येलो कलर एंड इट्स श्रिंकेज आपका ज़्यादा हो जाएगा, येलोइश कलर ज़्यादा होगा। तो ये आपका एक इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स था और उसका किस पर्पज से यूज़ होता है ब्रिक्स में मैंने एक्सप्लेन कर। उसके बाद देखिए ब्रिक्स का जो आपका टाइप्स होता है, ब्रिक्स आपका 4 टाइप्स का होता है। उसमें सबसे पहला जो होता है ग्रेड ए, सबसे ए प्लस जिसको कहते हैं, उसका जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ग्रेड ए का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ग्रेड ए का जो आपका 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेड बी का आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपका 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेड सी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और एक तीसरा आपका होता है इफ्लोरेसेंट टेस्ट। इफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, क्योंकि देखेंगे जब ब्रिक आपको वर्क कर देंगे तो बहुत दिन के बाद ब्रिक पे क्या होता है, व्हाइट कलर का पपड़ी जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस कहते हैं। अगर इफ्लोरेसेंस टेस्ट अगर हम इस तरह से, वो एल्कलीज के कारण होता है। देखिए अगर आपका 10% तक अगर आप फ्लोरेसेंट टेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट आया तो 10% तक अगर आया तो वो आपका स्लाइट होगा। अगर 10 से 50% के बीच में आया तो मॉडरेट होगा, और 50% से ज़्यादा आएगा तो ये आपका सीवर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 10 से 5% के बीच में अगर फ्लोरेसेंट टेस्ट का वैल्यू आया तो उसमें से कौन होगा, स्लाइट, सीवर और सीवर या सीरियस, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए उसके बाद जो ब्रिक्स का जो हम ब्रिक का जो टेस्ट करते हैं ना, ब्रिक्स का क्या होता है, टेस्ट करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो उसका जो पार्ट नंबर है ना, आईएस कोड है, आप आईएस कोड यहाँ से याद कर सकते हैं। आईएस कोड आपका कितना है, 3495, और ये आपका पार्ट 1 से है। तो एक बार आईएस कोड आप थ्रोली देख लीजिएगा। तो इसका जो सैंपल होता है, हम कितना सैंपल यूज लेंगे आपको टेस्ट करने में, तो देखिए यहाँ से हम 6 सैंपल आपको लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने में, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने में 5 सैंपल लेंगे, इन्फ्लोरेसेंस में कोई ऐसा सैंपल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वापस टेस्ट करेंगे तो उसमें 10 ब्रिक मिनिमम आपको 10 आपका ब्रिक्स लेना पड़ेगा टेस्ट करने में। डायमेंशन टेस्ट करने के लिए आपको टोटल 20 ब्रिक्स को लेकर के हम डायमेंशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो डायमेंशन टेस्ट करने के लिए हमें मिनिमम कितना ब्रिक्स का सैंपल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो देखिए टाइप्स टॉलरेंस ऑफ ब्रिक का टॉलरेंस कितना रहना चाहिए, तो देखिए डायमेंशन जो टोटल 20 ब्रिक्स का हम उपयोग करेंगे आपका डायमेंशन टेस्ट करने में, उसमें अगर हम 20 ब्रिक्स का उपयोग करते हैं तो आपको पता होगा जो 20 ब्रिक्स होता है उसका जो होता है 20 इंटू आपका 19 होता है, तो कितना होगा, 380 हो गया। तो यही आपका 380 होगा, आपका लेंथ होना चाहिए। फिर आपका 20 गुने 9 कितना होगा, 180 हो गया। 20 गुने उसके बाद 9 180, क्योंकि उसका आपको पता होगा डायमेंशन कितना होता है, 20 गुने 9 सेंटीमीटर होता है। उसमें क्या होता है, जो टॉलरेंस कितना अगर प्लस या माइनस होगा तो वो हमारा ब्रिक एक्सेप्टेबल है डायमेंशन में। तो देखिए प्लस माइनस अगर लेंथ में 80 है तो वो आपका एक्सेप्टेबल है, विड्थ में अगर प्लस माइनस 40 है तो एक्सेप्टेबल है, और हाइट में अगर प्लस में 9 सेंटीमीटर ली वाला है तो उसमें 40 mm का एक्सेप्टेबल है, और 4 सेंटीमीटर वाला में आपका 20 mm का टॉलरेंस दिया हुआ है। तो ये टॉलरेंस आप जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रिक्स और रॉक के बारे में बता दिया, जो कि बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करने वाले हैं सीमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सीमेंट में जो आपका इनग्रीडियंट पार्टिकल होता है, जैसे आपका ब्रिक में इनग्रीडियंट पार्टिकल्स होता है, किस किस पार्टिकल का यूज़ किया जाता है, तो देखिए इसी तरह से लाइम, ब्रिक्स में जो लाइम, सीमेंट में जो लाइम का यूज किया जाता है फॉर ओपीसी कंक्रीट के लिए, वो आपका 60 से 65% के बीच में रहता है। इसका जो काम है ना, लाइम इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है और साउंडनेस को कंट्रोल करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा जो ब्रिक्स में जो है सो ये सीमेंट में लाइम जो हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। और इसी तरह से सिल्का, जो आपका सिल्का का परसेंटेज रहता है 17 से लेकर के 25% तक आपका सिल्का का उपयोग किया जाता है। ये जो इसका काम है, ये आपका ड्यू टू एक्सेस रिड्यूस स्ट्रेंथ, इसका काम है ड्यू टू एक्सेस ज़्यादा जो स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना। उसके बाद एल्यूमिना आपको 3 से 8% तक आपको यूज किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका जो आपका किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूक सेटिंग एक्सेस ऑफ इट्स लोअर स्ट्रेंथ। ये आपका क्यूक सेटिंग टाइम को ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए जो है सो आपको एल्यूमिना का यूज किया जाता है। उसके बाद आयरन एक्सॉट जो आपका है, आयरन ऑक्साइड आपका 0.5 से 6% तक यूज होता है, इसका उपयोग किया जाता है आपका यूज्ड एज फ्लक्स के लिए।
उसके बाद मैग्नीशिया आपका 0.1 से 4% तक रहता है। वो आपका दो इस आपको एवरेज एक देख लेंगे तो 2% तक होता है। ये आपका कलर को या हार्डनेस को कंट्रोल करने के लिए ये आपका मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। उसका जिप्सम, जिप्सम क्या होता है कि रिटार्डर की तरह यूज करता है, क्योंकि जिप्सम आप मिलाएंगे नहीं तो वो क्या होता है तुरंत सेट हो जाता है। तो जिप्सम इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि ज़्यादा देर तक आपको उसका एक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है, कितना देर तक वो आपको उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक रिटार्डर के रूप में यूज किया था। जैसे आप देखेंगे जब मिक्स डिजाइन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको एडमिक्सचर का भी उपयोग किया जाता है कोई रिटार्डर के रूप में। ठीक है, उसी तरह से सल्फर की बात करें तो आपको 1 से लेकर के 3% सल्फर का उपयोग किया था। किसके कारण? ये आपका इसका जो रीजन है वो सॉन्ड्सनेस के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद अल्कलीस मेटल है वो आपको 0.2 से लेकर के 1% तक आपको मिलाया जाता है। तो यहाँ से दो चीज मैंने आपको बताया। जो ब्रिक्स का, इधर आपको मैंने ब्रिक्स का इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स पहले बताया, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ओपीसी सीमेंट का आपका इंग्रेडिएंट पार्टिकल बताया, और इसको लाइम या इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स जो है किस कारण से यूज किया जाता है उसका हम फंक्शन भी आपको मैंने बता दिया। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो सीमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसका एक एक करके जो टेस्टिंग है हम टेस्ट देखेंगे, जो उसका कितना वैल्यू होना चाहिए, जो भी टेस्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइननेस टेस्ट। ठीक है, फाइननेस टेस्ट जो सीमेंट का किया जाता है, आपको सीमेंट का जो कोई टेस्ट किया जाता है उसका आईएस कोड याद रखना है 4031 है। ठीक है, आईएस कोड। तो उसका जो पार्ट 1 है आपको फाइननेस टेस्ट से रिलेटेड है। उसमें क्या किया जाता है, जो 90 माइक्रोन का सीव लिया जाता है, 90 माइक्रोन के सीव से आपको उसको रिटेन किया जाता है। रिटेन जो आपका रिटेन पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को मेजर किया जाता है, और वो उसको पास उसका जो परसेंटेज होता है तो उसको परसेंटेज 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको ओपीसी के लिए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहीं पे अगर आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए आपका 5% होना चाहिए टोटल वेट का, और पीपीसी के लिए आपका टोटल 5% होना चाहिए। आपका 90 माइक्रोन का सीव होता है, 90 माइक्रोन के सीव से आपको सीविंग करना है। उसके बाद जो मटेरियल यहाँ पे पास हो जाएगा उस मटेरियल को आपको वेट करना है। ठीक है, तो ये टोटल आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीपीसी के लिए भी आपको 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपको मैं बताया हूँ ना, ये आपका फाइननेस टेस्ट सीव मेथड के तरफ से। ठीक है, आपको पूछा जाएगा फाइननेस टेस्ट दो मेथड होता है, एक सीव मेथड, एक आपका एयर परमिटिविटी मेथड। ठीक है, या जिसको बैलेंस मेथड कहते हैं। तो ये जो मैं आपको ऊपर बताया हूँ ये आपका सीव मेथड से बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो एयर परमिएबिलिटी मेथड से क्या इसका है। तो ओपीसी और एसएससी के लिए जो आपका 2250 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ग्राम इसका सरफेस एरिया होना चाहिए। आप याद रख लीजिए, टोटल आपको याद रखना रहेगा, ये आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा है। ओपीसी एचएससी के लिए आपको 2250, पीपीसी के लिए 3000, एलएचसी के लिए 3200, और एचसी के लिए 3250, आपका सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए 4000, और हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए आपको 3500। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू सीधा पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो लीच चैटेलियस आपका साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, उसका जो सरफेस का साउंडनेस कैसा है ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको साउंडनेस टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो साउंडनेस टेस्ट आप याद करेंगे तो इसका लीच चैटेलियस एपरेटस एक होता है। ठीक है, आपको ऐसे होता है लीच चैटेलियस एपरेटस, ये देखिए, और उसके बाद ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये यहाँ पे होता है, और ये जो इसका 10 mm से गैप मेजर किया जाए तो उसको पानी, उसको सीमेंट इसमें फिल करके उसको जो है 24 घंटे के लिए आपको रखा जाए। तो उसके बाद ये देखता है जो ये जो गैप था वो कितना सिकुड़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से लीच एटेरियस एपरेटस होता है, उससे हम आपका साउंडनेस टेस्ट करते हैं, जिसमें जो आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है वो 10 mm तक रहना चाहिए ओपीसी, पीपीसी, आरएससी और एलएचसी के लिए। उसके बाद अगर हम 5 mm देखेंगे तो 5 mm क्यूक सेटिंग सीमेंट के लिए, और हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए, एंड सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए 5 mm होना चाहिए। ठीक है, और आपका दूसरा जो आपको हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं ना भाई, वो एक आपका मेथड है आपका ऑटोक्लेव मेथड से। पहला हम आपको लीच चैटेलियस मेथड से बता दिया, दूसरा क्या है ऑटोक्लेव मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, ऑटोक्लेव मेथड से आपको क्या होता है, ये इसका जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होना चाहिए ओपीसी के लिए 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऑटोक्लेव टेस्ट भी याद रख लीजिएगा, उसमें 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, देखिए कंसिस्टेंसी टेस्ट, क्योंकि सीमेंट का जो है ना सबसे पहले आपका फाइनेंस टेस्ट करेंगे, उसके बाद कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आप आपका उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं जो सीमेंट का पहले हम आपका आईएसटी या एफएसटी या आपका कंप्रेसिव टेस्ट कर ले, नहीं, आपको पहले तो ये चेक करना होगा ना जो कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों किया जाता है। कंसिस्टेंसी टेस्ट इसीलिए किया जाता है, उसमें ये आपको देखना पड़ेगा जो मैक्सिमम हम
कितना वाटर इसमें मिला सकें, ठीक है। तो इसका जो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए आपका जो लैब का टेम्परेचर होना चाहिए 90 डिग्री ह्यूमिडिटी होना चाहिए और 70 ±2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। आपका इनिशियल IST-FST के लिए आपका 0.85 पी क्या है यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी वैल्यू है। पी आपका कंसिस्टेंसी वैल्यू है। कंसिस्टेंसी वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा, एक अप्रॉक्स में जितना आपका लिया जाता है उसका 33% से होता है ये। और आपको बता दूं जो कंसिस्टेंसी वैल्यू जो होता है आपका, इसका जो अपरेटस यूज किया जाता है वो अपरेटस आपका इस तरह का होता है। उसमें आपका जो अपरेटस होता है उस अपरेटस में नेडल लगा रहता है और प्लंजर आपको देखा जाता है जो कितना प्लंजर होता है, ठीक है। उस अपरेटस का नाम अगर हम बताएं तो विकाट अपरेटस होता है। विकाट अपरेटस से हम आपका यहाँ पे IST-FST या कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो 0.85 पी आपका IST-FST के लिए वाटर होना चाहिए। साउंडनेस के लिए आपका कितना होना चाहिए 0.78 पी होना चाहिए। और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए देखेंगे तो P/4 + 3.5% होना चाहिए। और टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए P/5 + 2.5% आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैंने आप लोग को जो भी BMC से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका रॉक्स हो गया, सीमेंट हो गया और ब्रिक हो गया, मैं एक एक करके जो भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में सीधा आ जाएगा, मैं एक एक करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप लोग देख सकते हो ओनली 20 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा BMC आपका कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो देखिए ये सब बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनका भी 3 मई को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में आपका बहुत ज़्यादा आउटपुट्स दे देगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चाहिएगा। और अगर आप लोग को दूसरा अगर ये चाहिए जो दूसरे टॉपिक पे भी चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट फिर वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पे मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी और BMC का बिल्डिंग मटेरियल का 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग को आगे और वीडियो आपको अच्छा लगे चाहिए तो कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट फिर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो भी आपका अच्छा कंटेंट आपका है UP-SSC से JEE या सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड, आपका कोई भी डॉट हो SSC रेलवे से रिलेटेड, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पे जाने की जरूरत, ठीक है। तो आपको मैं टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं।